दक्षिण अफ्रीका में अपराध की दर अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाती है, इसलिए सरकार स्काउट्स के नाम से जाने जाने वाले रोबोट पुलिसकर्मियों का एक दस्ता खरीदती है। ये रोबोट टेट्रावॉल कंपनी द्वारा बनाए गए हैं, जो वादा करती है कि स्काउट्स के पास डियोन द्वारा बनाया गया एक बुलेट प्रूफ गार्ड की सिस्टम है। इसका मतलब है कि केवल कंपनी ही उनके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकती है और दुनिया का कोई भी हैकर उनमें सेंध नहीं लगा सकता। टेट्रावॉल मूस नामक एक बड़ा रिमोट कंट्रोल रोबोट भी बनाता है, जिसे अनुभवी विंसेंट ने डिजाइन किया था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ है और उसका मानना है कि रोबोट तब अधिक सुरक्षित होते हैं जब कोई इंसान नियंत्रण में हो। एक दिन फैक्ट्री में स्काउट 22 को मरम्मत के लिए लाया जाता है। काम करते समय इंजीनियर बताता है कि जब भी इस रोबोट को बाहर भेजा जाता है, यह हमेशा क्षतिग्रस्त हो जाता है। एक बार जब वो टूटे हुए हिस्से की मरम्मत पूरी कर लेता है, तो वो रोबोट को चालू करता है और स्काउट 22 काम पर वापस जाने से पहले खुद को हथियारों से लैस कर लेता है। इस बीच निंजा के नेतृत्व में चोरों का एक समूह शहर से तेजी से बाहर निकल रहा है, क्योंकि स्काउट्स उनकी तलाश कर रहे हैं। एक कार को टक्कर मारने के बाद वे भागने में सफल हो जाते हैं और गैंग लीडर हिप्पो से मिलते हैं। हिप्पो अपने आदमियों से टीम के हथियार और वैन छीन लेता है और पिछले काम में असफल होने के लिए उन्हें गुस्से में डांटता है। हिप्पो चाहता है कि वे 7 दिनों में उसे 20 मिलियन देकर इसकी भरपाई करें, वरना वो उन्हें मार डालेगा। वो निंजा के मुंह में अपनी बंदूक डालकर उससे कसम खिलवाता है कि वो पैसे लाएगा। फिर वो अपनी गंभीरता साबित करने के लिए एक चोर को गोली मार देता है। उसी क्षण कुछ ड्रॉइड्स उन्हें ढूंढ लेते हैं और स्काउट्स को लोकेशन भेज देते हैं, जो जल्द ही हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाते हैं। हिप्पो और उसकी गैंग गोलीबारी शुरू कर देते हैं और प्रभावशाली विस्फोटक सक्रिय करते हैं, जबकि निंजा की टीम वैन में चढ़ जाती है, लेकिन उसकी चाबी गायब होती है। स्काउट्स जमीन पर पहुंचते हैं और जवाबी फायरिंग शुरू करते हैं, जिससे गैंग के कई सदस्य घायल हो जाते हैं। 2 मानव अधिकारी भी गोलीबारी में शामिल होते हैं और आगे बढ़ने के लिए स्काउट 22 को ढाल के रूप में उपयोग करते हैं। गैंग के अधिक से अधिक सदस्य मारे जाते हैं और निंजा उनके शवों में वैन की चाबी ढूंढता है। जिस आदमी के पास चाबियां होती हैं, वो कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्काउट वाहन को गोली मारकर नीचे गिरा देता है। निंजा हेलीकॉप्टर पर गोली चलाता है और उसके इंजन पर वार करता है, जिससे उसे दूर उड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर वो वैन की चाबी पाने के लिए दुर्घटनाग्रस्त कार की जांच करता है। उसी समय पुलिस एक पुरानी इमारत में घुसने की कोशिश करती है और हिप्पो रॉकेट लॉन्चर चलाकर उनका स्वागत करता है, जिससे स्काउट 22 को गंभीर नुकसान पहुंचता है। फिर हिप्पो खिड़की से भाग निकलता है, जबकि निंजा और उसके दोस्त वैन में ऐसा ही करते हैं। दुर्भाग्य से बाहर निकलते समय अमेरिका को गोली लग जाती है। चूंकि गैंग हार गई है, इसलिए इस छापेमारी को समाचारों में स्काउट्स की एक और जीत के रूप में पेश किया जाता है और सरकार 100 और रोबोटों का ऑर्डर देती है। विंसेंट सीईओ मिशेल से शिकायत करता है, क्योंकि वो उसकी फंडिंग काटती रहती है, लेकिन उसे मूस में कोई दिलचस्पी नहीं है। डियोन को मरम्मत की दुकान पर बुलाया जाता है, जहां एक इंजीनियर स्काउट 22 पर काम कर रहा है। हमले के कारण बैटरी इसके चेस्ट पीस के साथ फ्यूज हो गई है, जिसका मतलब है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। डियोन इंजीनियर को किसी भी उपयोगी हिस्से को रिसाइकिल करने और बाकी को फेंक देने का आदेश देता है। वापस चोरों के पास वे उस परित्यक्त इमारत में पहुंचते हैं, जिसे वे छिपने के ठिकाने के रूप में उपयोग करते हैं। जब योलैंडी अमेरिका के घाव की देखभाल करती है, निंजा को हिप्पो का फोन आता है, जो उसे पैसे लाने की समय सीमा की याद दिलाता है। टीम चर्चा करती है कि बिना मुसीबत में पड़े आगे कैसे बढ़ें, और योलैंडी का सिद्धांत है कि टेट्रावॉल के किसी व्यक्ति के पास स्काउट्स को बंद करने के लिए एक विशेष स्विच होना चाहिए, इसलिए उन्हें पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। एक त्वरित इंटरनेट खोज उन्हें बताती है कि स्काउट्स किसने बनाए हैं। इस बीच डियोन अपना खाली समय अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने में बिताता है, जबकि उसके रोबोट उसकी सेवा करते हैं और घर की देखभाल करते हैं। कई घंटों की कोडिंग के बाद वो आखिरकार एक ऐसा प्रोग्राम बनाने में सफल हो जाता है जो स्काउट्स को कृत्रिम चेतना आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस देगा। इसका परीक्षण करने के लिए बेताब डियोन मिशेल के कार्यालय में दौड़ता है और उसे अपने नए आविष्कार के बारे में बताता है, यह समझाते हुए कि यह रोबोटों को मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान बना सकता है और संगीत या कविता लिखने में सक्षम बना सकता है। मिशेल इसमें दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि वे हथियारों और रक्षा के व्यवसाय में हैं, इसलिए वो परीक्षण के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर देती है। एक बहुत ही निराश डियोन स्काउट 22 और गार्ड की जैसे कई उपकरण लेने का फैसला करता है, जो अपडेट के लिए प्रोग्रामिंग खोलता है। वो ये सब अपनी वैन में छिपा देता है और गार्ड द्वारा चेक किए बिना कंपनी से निकल जाता है, क्योंकि उसका पद ऊंचा है। डियोन मुश्किल से 1 या 2 मील ही चला होगा कि निंजा की टीम सड़क ब्लॉक कर देती है। वे वैन की खिड़कियां तोड़ देते हैं और डियोन को बाहर आने के लिए मजबूर करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ क्षण बाद चोरों के ठिकाने पर वे डियोन को पानी डालकर जगाते हैं। निंजा उसे सहयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए मुक्का मारता है,
इसलिए डियोन समझाने की कोशिश करता है कि स्काउट्स हमेशा चालू रहते हैं और उनका सॉफ्टवेयर ही एकमात्र सुरक्षा उपाय है। चूंकि निंजा उस पर विश्वास नहीं करता है, वो उसे अपनी बंदूक से डराता है। तभी अमेरिका उसे रोकता है, जिसे वैन में स्काउट 22 मिला है। एक नज़र देखने के बाद निंजा डियोन से कहता है कि अगर वो जीना चाहता है तो उसे स्काउट 22 को उसके लिए काम करने के लिए प्रोग्राम करना होगा। डियोन उन्हें नए बिना परीक्षण किए गए सॉफ्टवेयर के बारे में चेतावनी देता है और टीम वैसे भी कोशिश करने के लिए सहमत हो जाती है। बाद में डियोन स्काउट 22 के टूटे हुए हिस्सों को ठीक करने का काम शुरू करता है। बैटरी भी खराब हो गई है, जिसका अर्थ है कि स्काउट 22 के पास केवल 5 दिनों की शक्ति बची है। फिर डियोन पुराने सॉफ्टवेयर को ओवरराइड करने के लिए गार्ड की का उपयोग करता है और नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। स्काउट 22 एक नन्हे बच्चे के व्यक्तित्व के साथ जागता है और मनुष्यों से छिपने के लिए भागता है। निंजा को गुस्सा आता है और उसकी शिकायतों से स्काउट 22 और भी डर जाता है, इसलिए बाकी लोग उसे किचन में भेज देते हैं। वे फिर से कोमल शब्दों के साथ कोशिश करते हैं और स्काउट 22 अंततः योलैंडी का हाथ छूने के लिए बाहर आता है। वो डियोन की घड़ी के बारे में भी उत्सुक है और जब वो उसे देता है तो रोबोट अपने पहले शब्द के रूप में वॉच कहता है। इसके बाद डियोन उसे विचलित रखने के लिए एक चिकन खिलौना देता है और स्काउट 22 सभी के नाम सीख लेता है। योलैंडी को लगता है कि रोबोट एक हैप्पी चैपी की तरह दिखता है और उसका नाम चैपी रखने का फैसला करती है। उस समय निंजा वापस आता है और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि वे रोबोट को पालतू बनाना सिखा रहे हैं। वो डियोन को बाहर निकाल देता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन डियोन उसे मना लेता है कि चैपी को प्रशिक्षित करने के लिए उसकी आवश्यकता है। उसे कल वापस आने का वादा करने के बाद जाने दिया जाता है। टेट्रवल में विंसेंट को पता चलता है कि गार्ड की गायब है। वो सिस्टम की जांच करता है और सीखता है कि चाबी अब स्काउट 22 में स्थापित है। सुबह विंसेंट डियोन को उसकी डेस्क पर बच्चे की सीखने की प्रक्रिया के बारे में इंटरनेट साइटें ढूंढते हुए पाता है। डियोन के चेहरे के घावों को देखने के बाद विंसेंट गार्ड की उधार मांगता है, जिसे डियोन गलती से चाबी के अंदर छोड़ आया है। वो कहता है कि प्रोटोकॉल उसे चाबी साझा करने की अनुमति नहीं देता है और अचानक एक क्रोधित विंसेंट डियोन को मेज पर धकेलता है और चाबी न मिलने पर उसे गोली मारने की धमकी देता है। जब डियोन मना करता है तो विंसेंट जल्दी से पीछे हट जाता है और नाटक करता है कि वो मजाक कर रहा था। काम के बाद विंसेंट डियोन को सामान्य से अलग दिशा में जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। ठिकाने पर चैपी चारों ओर देखता है और अधिक जानने के लिए कई अलग अलग चीजों को छूता है। निंजा उसे समाचार देखते हुए पाता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अपनी टीम के लिए काम करना चाहिए, इसलिए वो चैपी को बंदूक का उपयोग करना सिखाता है। रोबोट बहुत डरा हुआ है और उसका निशाना चूक जाता है, जिससे निंजा और अधिक निराश हो जाता है। इससे पहले कि वह आक्रामक हो, योलैंडी उसे बीच में ही रोक देती है और उसे याद दिलाती है कि उन्हें पहले चैपी को बुनियादी बातें सिखानी होंगी। वो उसे यादृच्छिक वस्तुएं दिखाना और शब्द सिखाना शुरू करती है। जल्द ही चैपी पूरे वाक्यों की नकल करके उसे आश्चर्यचकित कर देता है। वो अमेरिका को उसके नाम से बुलाता है, लेकिन योलैंडी मम्मी बन जाती है। अमेरिका भी चैपी को सिखाना शुरू कर देता है, इसलिए रोबोट और अधिक गैंगस्टर की तरह दिखने के लिए गाली गलौज और धमकियों को दोहराना शुरू कर देता है। जब डियोन आता है तो वो चैपी को एक अपराधी की तरह बात करते और व्यवहार करते देख बहुत निराश होता है, इसलिए वो उससे वादा लेता है कि वो कुछ भी अवैध नहीं करेगा। फिर वो चैपी के दिमाग को उत्तेजित करने के लिए किताब पढ़ना और पेंटिंग जैसी विभिन्न गतिविधियां लेकर आता है। ये विंसेंट द्वारा देखा जाता है, जिसे पता चल जाता है कि चाबी कहाँ है और वो एक योजना के बारे में सोचते हुए चला जाता है। चैपी अपनी पेंटिंग का अभ्यास करता है और एक कार की एक सटीक ड्राइंग बनाता है। इस सुखद पल में निंजा द्वारा खलल डाला जाता है, जो डियोन को जमीन पर धकेलता है और चैपी को नरम बनाने के लिए उसे लात मारना शुरू कर देता है। वो अपनी बंदूक भी निकाल लेता है, लेकिन योलैंडी डियोन को मारने से रोकने के लिए उसे धक्का देती है, जो अपनी वैन में भाग निकलता है। योलैंडी निंजा को समझाने की कोशिश करती है कि चैपी एक बच्चे की तरह है, लेकिन उनकी बहस तब रुक जाती है जब अमेरिका को एक संभावित काम के बारे में बताने वाला फोन आता है। चैपी के प्रशिक्षण को गति देने के लिए बेताब निंजा और अमेरिका उसे दूसरे गिरोह के आधार पर ले जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। उसे एक नियमित स्काउट समझकर गिरोह तुरंत उस पर चीजें फेंककर, पाइप से मारकर और यहां तक कि उसे आग लगाकर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि चैपी अपने वादे के कारण अपना बचाव करने से इनकार कर देता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, चैपी भाग जाता है। कुछ क्षण बाद चैपी अभी भी आधार पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। वो एक चट्टान पर बैठकर ब्रेक लेता है और एक आवारा कुत्ता उसके पास आता है, जिसे चैपी पालने लगता है। अचानक वो विंसेंट और उसके आदमियों से घिर जाता है, जिन्होंने कंपनी के ट्रैकिंग सिस्टम की बदौलत उसे ट्रैक कर लिया है। विंसेंट उसे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से मारता है और चैपी तुरंत बंद हो जाता है।
वो बाद में विंसेंट के ट्रक में जागता है और आदमियों को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, इसलिए विंसेंट जवाब में उसका हाथ काट देता है। फिर विंसेंट चैपी के सिर पर लगे पैनल को खोलता है और चाबी निकाल लेता है और कहता है कि वो कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ तारों का एक समूह है। चूंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है, विंसेंट चैपी का सिर काटने के लिए भी तैयार हो जाता है। इस बार चैपी अधिक ताकत के साथ लड़ता है और आदमियों को धक्का देने में सफल हो जाता है, जिससे उसके लिए ट्रक से कूदने का रास्ता खुल जाता है। आदमी गोलियां चलाते हैं और चैपी के शरीर को और भी अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जो भागना बंद नहीं करता है। विंसेंट उसे जाने देने का फैसला करता है क्योंकि वो अब बेकार है। आखिरकार चैपी बेस पर लौटता है और योलैंडी तुरंत उसे साफ करना शुरू कर देती है और निंजा पर चिल्लाती है। रोबोट की वर्तमान स्थिति के लिए उसे दोषी ठहराती है। अमेरिका चैपी को कुछ पुराने हिस्सों से ठीक करता है, जिससे उसे एक नया हाथ मिलता है। उस रात योलैंडी चैपी को काली भेड़, ब्लैक शीप के बारे में किताब पढ़ती है। उसे सिखाती है कि उसके अंदर एक आत्मा है जो उन यांत्रिक हिस्सों से अधिक मायने रखती है, जिन्हें हर दिन बदला जा सकता है। अगले दिन डियोन एक बंदूक खरीदता है। इस बीच चैपी एक गुड़िया के साथ खेलता है और नाटक करता है कि ये योलैंडी है जो उसे विशेष कह रही है। उस समय निंजा उसे पाता है और खुद को डैडी कहते हुए माफी मांगता है, लेकिन वो उससे गुड़िया भी छीन लेता है। वो चैपी को गैंगस्टर की तरह चलना सिखाने लगता है और जब चैपी बंदूक चलाने से मना कर देता है तो फिर से गुस्सा होने लगता है। अमेरिका बीच में आता है और चैपी को चाकू का उपयोग करना सिखाता है, ये कहते हुए कि ये केवल लोगों को सुला देता है। चूंकि चैपी झूठ के जाल में फंस जाता है, लड़के उसे शूरिकेन फेंकना और नंचकू चलाना भी सिखाते हैं। फिर वे चैपी को पेंट करते हैं और उसे गैंगस्टर सौंदर्य के अनुकूल बनाने के लिए कुछ आभूषण पहनाते हैं। कुछ समय बाद निंजा एक कार चुराना चाहता है, इसलिए वो चैपी से कहता है कि एक शरारती आदमी ने पहले उनसे चोरी की थी और वे बस उसे वापस ले रहे हैं। चैपी उस आदमी के पास जाता है और कार को इस हद तक नष्ट करना शुरू कर देता है कि वो उस आदमी को चोर होने के लिए डांटते हुए दरवाजा भी उखाड़ देता है। फिर वो आदमी को कार से बाहर घसीटता है और उसे सड़क के उस पार फेंक देता है। निंजा और अमेरिका उसे वापस वैन में बुलाते हैं और वाहन को नष्ट करने के लिए उसे डांटते हैं। वे उसे एक बंदूक भी देते हैं, यह बताते हुए कि उसे इसे चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगले कुछ घंटों के लिए चैपी निंजा के लिए बहुत सारी कारें चुराता है। ड्राइवरों को लगता है कि वो एक स्काउट है और उसे डरावना पाते हैं, इसलिए चैपी के लिए उन्हें डराना और उनके वाहन लेना आसान होता है। बाद में चैपी को एक परित्यक्त इमारत में ले जाया जाता है, जहां गैंगस्टरों का एक समूह कुत्तों की लड़ाई देख रहा है। जब वे चैपी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक स्काउट है और वे भाग जाते हैं, इसलिए निंजा उसे प्रवेश द्वार पर इंतजार करने के लिए कहता है। चोरी की गई कारों को बेचने से मिले पैसे से निंजा और अमेरिका बहुत सारे हथियार और वीडियो गेम कंसोल खरीदते हैं। इंतजार करते समय चैपी एक मरे हुए कुत्ते और दूसरे को पिंजरे में पाकर दुखी होता है। निंजा वापस आता है और बताता है कि ये कुत्ते जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं, या तो आप मर जाते हैं या जीवित रहने के लिए लड़ते हैं। चैपी को लगता है कि वो अमर है क्योंकि वो एक रोबोट है, लेकिन निंजा बताता है कि उसकी बैटरी जल्द ही मर जाएगी। उसे नया दिलाने के लिए उन्हें पैसा पाने के लिए एक बड़ी डकैती करनी होगी और चैपी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। शाम को वे बेस पर लौटते हैं और डियोन को पाते हैं, जो ये देखकर निराश है कि चैपी एक पूर्ण गैंगस्टर बन गया है। हालांकि चैपी अब इस राय का सम्मान नहीं करता है क्योंकि उसके निर्माता ने उसे एक छोटा जीवन दिया है जो उसे लगता है कि क्रूर है। टेट्रावल लैब में विंसेंट स्काउट सिस्टम में जेनेसिस नामक एक फर्मवेयर अपलोड करने के लिए चाबी का उपयोग करता है। यह तुरंत देश के सभी रोबोटों को अक्षम कर देता है, जिससे कार दुर्घटनाएं होती हैं और अपराधी भाग जाते हैं। चैपी भी गिर जाता है और जबकि डियोन उसकी जांच करने की कोशिश करता है, निंजा दिखाई देता है और खराबी के लिए उसे दोष देता है। वो लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है, तभी डियोन उसे दूर रखने के लिए अपनी बंदूक निकाल लेता है। अब वो चैपी को कंपनी वापस ले जाने के लिए अपनी वैन में खींच सकता है। इस बीच हिप्पो को सूचित किया जाता है कि सभी स्काउट्स बंद हैं, इसलिए वो घोषणा करता है कि शहर उसका है। जल्द ही अपराधी सड़कों पर कब्जा कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोकने के लिए कुछ भी न होने पर हर जगह अराजकता और विनाश हो रहा है। आखिरी बचा हुआ स्काउट उनके सामने गिर जाता है और अपराधी उसे आग लगा देते हैं। पुलिस कार्यालय में मानव पुलिसकर्मी कम अनुभव के साथ खुद को हथियारों से लैस करने लगते हैं। लैब में विंसेंट समाचार पर घटनाओं को देखता है, ये देखकर प्रसन्न होता है कि उसकी योजना सफल रही। वो सबूत मिटाने के लिए जेनेसिस को हटा देता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। उस समय डियोन एक निष्क्रिय चैपी के साथ पहुंचता है, इसलिए विंसेंट को छिपना पड़ता है। डियोन चैपी को कंप्यूटर से जोड़ता है और दुर्भावनापूर्ण कोड के बारे में चेतावनी पाता है, लेकिन वह अपने रोबोट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभी केवल जेनेसिस को क्वारंटाइन करता है। दूसरे कंप्यूटर पर हटाने की प्रक्रिया विफल हो गई है।
कुछ सेकंड के बाद चैपी अपने व्यक्तित्व के साथ जाग जाता है। डियोन बाहर निकलने के लिए उत्सुक है, लेकिन बाहर निकलते समय वे विंसेंट के रोबोट को देखते हैं और चैपी उत्सुक हो जाता है। इसलिए डियोन बताता है कि मूस को उनके विचारों को पढ़ने वाला हेलमेट पहने एक मानव द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चैपी एक अधूरा स्काउट मॉडल भी देखता है और चाहता है कि वो उसका नया शरीर हो, लेकिन डियोन कहता है कि वह चैपी को स्थानांतरित नहीं कर सकता क्योंकि वह केवल डेटा से अधिक है, उसके पास एक चेतना है। ये सब विंसेंट द्वारा सुना जाता है, इस बात से क्रोधित होकर कि उसका निर्माता अभी भी उसके लिए चीजें कठिन बना रहा है। चैपी कहता है कि वो डियोन से नफरत करता है और अकेले भागने से पहले मूस का हेलमेट चुरा लेता है। जैसे ही पुलिस कंपनी की इमारत को घेरने के लिए पहुंचती है, विंसेंट जाने से पहले अपना कंप्यूटर बंद करने के लिए दौड़ता है, चाबी लेना भूल जाता है। जल्द ही डियोन मिशेल से मिलता है, जो उसे आदेश देती है कि यदि वो मुसीबत नहीं चाहता है तो इसे तुरंत हल करे। अपनी योजना के बाद विंसेंट मिशेल को समझाने की कोशिश करता है कि मूस का उपयोग करने का ये सही समय है, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं रखती है। गिरोह के आधार पर चैपी यूलैंडी पर हेलमेट का परीक्षण करता है और उनके छोटे कंप्यूटर के साथ पूरी तरह से काम करता है। फिर वो अपनी चेतना अपलोड करने की कोशिश करता है, लेकिन पहली कुछ कोशिशें विफल हो जाती हैं। गिरोह के कंप्यूटर को अधिक शक्ति के लिए सभी वीडियो गेम कंसोल से जोड़ने के बाद हेलमेट चैपी के सार को उठाता है और उसे स्क्रीन पर डाल देता है। अब चैपी को केवल एक नए शरीर के लिए पैसे चाहिए, इसलिए वो और गिरोह डकैती के लिए तैयार हो जाते हैं। वे हाईवे के बीच में एक बख्तरबंद कार को रोकते हैं और चैपी अपने चाकू से कुछ गार्डों को मार देता है, ये सोचकर कि वो उन्हें सुला रहा है। कार का दरवाजा उड़ाने के बाद चैपी अन्य गार्डों को बाहर फेंक देता है और पैसा चुराने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि रिपोर्टर हेलीकॉप्टर से सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। वो नोटिस करता है कि गार्डों में से एक सोने के बजाय दर्द में है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाता, गिरोह उसे वैन में ले आता है ताकि वे निकल सकें। टेट्रावल कार्यालय में डियोन सिस्टम की तलाशी लेता है और पता लगाता है कि जेनेसिस विंसेंट के कंप्यूटर से आया था। वो हंगामा करना शुरू कर देता है, लेकिन चैपी द्वारा पैसे चुराने और लोगों को मारने के समाचार से वो रुक जाता है। एक निराश डियोन के जाने के बाद विंसेंट मिशेल को बताने के लिए दौड़ता है कि डियोन ने जेनेसिस अपलोड किया है और उसके पास एक सचेत रोबोट है, जिसे वो उसे समाचार दिखाकर साबित करता है। मिशेल तब मूस के उपयोग को अधिकृत करती है। विंसेंट अपने मस्तिष्क को अपनी रचना से जोड़ता है और इसे चैपी के पीछे भेजता है, और उसी समय हिप्पो समाचार देखता है और घोषणा करता है कि उसे भी वो रोबोट चाहिए। गिरोह के पास वापस चैपी अपने नए शरीर के पैसे के बारे में खुश है, लेकिन निंजा उसे बताता है कि कोई नहीं होगा और उसने पैसे पाने के लिए झूठ बोला था। एक बहुत ही गुस्से वाला चैपी उसे गर्दन से पकड़ता है और जब वे बेस पर पहुंचते हैं तो उसे जमीन पर फेंक देता है। डियोन भी पहुंचता है और उन्हें चैपी को एक विशेष शक्तिशाली हथियार दिखाते हुए आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी देता है, जो रोबोटों को नुकसान पहुंचा सकता है। जल्द ही हिप्पो और उसके आदमी भी पैसे और रोबोट मांगने आते हैं, इसलिए गिरोह गोलीबारी शुरू कर देता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन मूस के आने से पहले ये केवल कुछ सेकंड तक चलती है। विंसेंट उसे मारने के लिए अमेरिका पर कदम रखने के लिए कहता है, फिर वो मनोरंजन के लिए उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। निंजा मूस पर शूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन गोलियों से कुछ नहीं होता, इसलिए वह मूस द्वारा फ्लेम थ्रोवर सक्रिय करने से पहले छिपने के लिए दौड़ता है। हिप्पो और उसके आदमी भी मूस पर गोलियां चलाते हैं, इसलिए विंसेंट उसे ऊपर उड़ाता है और कुछ क्लस्टर बम फेंकता है, जो हिप्पो को छोड़कर पूरे गिरोह को मार देते हैं, क्योंकि वो एक पाइप में छिप जाता है। निंजा अपना पैसा वापस पाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यूलैंडी को उसे छिपाने के लिए घसीटना पड़ता है। फिर मूस डियोन के पीछे जाने की कोशिश करता है, तभी चैपी डियोन द्वारा दिए गए हथियार के साथ उनके बीच कूद जाता है। मूस के शरीर पर एक विस्फोटक चिपकाने के बाद चैपी गोलीबारी शुरू कर देता है और मूस के एक हाथ को नष्ट करने में सफल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कर सके, मूस उसे नीचे गिरा देता है और वो डेटोनेटर खो देता है। हिप्पो छिपने की जगह से बाहर आता है, इसलिए वो और निंजा दोनों एक साथ मूस पर फायर करते हैं, जबकि चैपी यूलैंडी के साथ अंदर भागने के लिए दीवार तोड़ देता है। पुरुष मूस का कैमरा तोड़ने में सफल हो जाते हैं, इसलिए विंसेंट उसे आग से दूर उड़ा ले जाता है, जबकि वह उसे ठीक करने की कोशिश करता है। डियोन अपनी वैन से भागने के लिए दौड़ता है और हिप्पो द्वारा रोक दिया जाता है। निंजा मदद करने की कोशिश करता है, हालांकि हिप्पो डियोन को नीचे गिराने में सफल रहता है। एक उग्र निंजा एक फावड़े से हिप्पो का सिर कुचलकर बदला लेता है, जबकि चैपी डियोन को वैन में छिपा देता है। उस समय विंसेंट कैमरा ठीक कर लेता है, इसलिए मूस खुली गोलीबारी के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। चैपी अपना हेलमेट लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक आवारा गोली उसे नष्ट कर देती है, इसलिए अब वो डियोन को बचाने के लिए दूसरा हेलमेट लेने के लिए फैक्ट्री जाना चाहता है। निंजा उसे वैन में यूलैंडी के साथ जाने के लिए कहता है, जबकि वो मूस का ध्यान भटकाता है। जैसे ही वैन इमारत से बाहर निकलती है, निंजा घुटनों के बल गिर जाता है और अंत की प्रार्थना करता है।
जब मूस उसे मारने वाला होता है, योलैंडी एक विशेष हथियार के साथ वैन से बाहर कूदती है और मूस को गोली मार देती है। विंसेंट तुरंत उसे घुमाता है और चैपी के पहुंचने से पहले योलैंडी को गोली मार देता है। जैसे ही वो अपनी मां के लिए शोक मनाता है, चैपी को डेटोनेटर मिल जाता है और वो अंततः मूस को उड़ाने के लिए इसे सक्रिय कर देता है। बाद में चैपी डियोन के साथ टेट्रावेल जाता है और विंसेंट को ढूंढता है, जो भागने की कोशिश करता है। चैपी उसके पैर पर चाकू फेंककर उसकी गति धीमी कर देता है, लेकिन विंसेंट फिर भी मुख्य कार्यालय तक पहुंच जाता है। कर्मचारी घबरा जाते हैं, जबकि विंसेंट चैपी पर गोलियां चलाना जारी रखता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। चैपी विंसेंट को एक खिड़की और एक दीवार के माध्यम से फेंककर जवाब देता है। फिर वो उसका हाथ तोड़ देता है और उसे पूरे कार्यालय में इधर उधर पटक देता है। विंसेंट मुश्किल से जीवित होता है जब चैपी कहता है कि वो उसे क्षमा करता है और चला जाता है। जल्द ही पुलिस इमारत को घेर लेती है और दरवाजा खोलने का काम शुरू कर देती है। चैपी एक मरते हुए डियोन को लैब में ले जाता है और उसे हेलमेट से जोड़ता है और सफलतापूर्वक उसे रोबोट शरीर में अपलोड कर देता है। डियोन एहसान वापस करना चाहता है, इसलिए वो विंसेंट के कंप्यूटर पर दौड़ता है और सभी स्काउट्स को फिर से सक्रिय करने के लिए चाबी का उपयोग करता है। फिर वो इंटरनेट के माध्यम से चैपी की चेतना को एक नए शरीर में भेजता है। उस समय पुलिस अंदर घुस आती है, इसलिए डियोन बाहर दौड़ता है और चैपी को एक नए स्काउट शरीर में पाकर प्रसन्न होता है। फिर जोड़ी बेस पर लौटती है और निंजा के साथ मिलकर वे योलैंडी को उचित तरीके से दफनाते हैं। जबकि समाचार घोषणा करते हैं कि सभी रोबोट पुलिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और मनुष्य वापस बल में आ गए हैं, चैपी को योलैंडी पर किए गए हेलमेट परीक्षण वाली यूएसबी स्टिक मिलती है। वो फैक्ट्री की मशीनों को हैक करता है और योलैंडी की चेतना को उसमें अपलोड करने के लिए एक सुंदर महिला रोबोट बनवाता है।